हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो मैं यहां पे आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा रही थी, जिसके अंदर अपना कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अपनी पूरी होने वाली है। नर्वस सिस्टम नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद अपन अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अपने पढ़ाई आप लोगों की मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कोरोना की वजह से सभी कोचिंग वगैरह बंद है, सबकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही है। तो आप लोग घर पे रह के अच्छे से अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं और घर बैठ के ही पढ़ें अच्छे से, है ना। तो जो भी आप जहाँ से भी आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस का तो ऑफलाइन मतलब जो कोचिंग सेंटर जिन्होंने खोल रखे हैं, तो वो आपको इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप उस सबको रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। वो मतलब आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, जो आपके नॉलेज के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सारा वो आपको पढ़ाते हैं, जो कि आप लोग मतलब लास्ट मोमेंट पे आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको बिल्कुल जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी फोकस करना है। और यहाँ पे मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाती हूँ आधे घंटे का, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सारे कंसेप्ट जो है एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ काफ़ी फास्टली, है ना। तो अभी आप लोगों की अगर तैयारी अच्छी है, बढ़िया आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों को मतलब लग रहा है कि हाँ मेरा तैयारी जो है काफ़ी अच्छी है और मेरे को सब कुछ समझ में आ रखा है और मेरा तैयार है सब कुछ, तो आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट मोमेंट पे। आप लोगों को अभी एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया आपका 1 अगस्त को, तो ऐसे मोमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हमारे एग्ज़ाम उसकी रिवीजन की है। सॉरी, तो हम पढ़ते तो पूरे साल से, हम जो लॉन्ग टर्म में पढ़ते आए हैं पूरे साल से, हैं हमें अच्छे से वहाँ पे समझाया गया है, हर बात सिखाई गई है। लेकिन अगर हम उन सभी को जो भी हमारे कंसेप्ट बनाए हैं टीचर्स ने, जो भी हमें टीचर्स ने तैयार करवाया है हमारे टीचर्स ने, उन सबको अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाता है। तो इसलिए हमें उस सबको रिवाइज़ करने के लिए प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए जो कि हमें उन सब चीज़ों को दोबारा से रिपीट करके रिवाइज करवा सके, या फिर उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें, बजाय उनके कि हम पूरा शुरू से लगे A to Z। ऐसा करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होने में नहीं आएगा, रिवीजन ही नहीं होगा हमारा पूरा अच्छे से। तो हमें बिल्कुल लिमिटेड टाइम में लिमिटेड पढ़ना है। एक तो इस टाइम में आप लोगों को ऐसे हर किसी को फॉलो नहीं करना है कि चलो ये टीचर पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, चलो इसे पढ़ लेते हैं। कुछ बहुत सारे आप देखते हैं कि बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो आपको नीट की तैयारी करवाते हैं, या फिर जो आपको प्री फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं, या फिर जो आपको मतलब पढ़ाते हैं। मतलब आपको कहने का मतलब सीधा सा ये है, आपको बहुत अच्छा वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। तो अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक टीचर को चेक करें। इस मोमेंट पे हम सब कुछ चेक करके चलेंगे कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो उस चक्कर में हमारा सिलेबस जो है, हम जो रिवाइज़ करेंगे, हमें जो पढ़ना है, हम वो हमारा छूट जाएगा और उसका रिजल्ट आप सबको पता है क्या होने वाला है। तो आप लोगों को इस मोमेंट पे आपको सिर्फ अपनी स्टडी फोकस करनी है, और जिनको आप जानते हो, जिन टीचर्स को आपको पता है जो अच्छे पढ़ाते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। ना ही हर किसी को यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, और ना ही हर कोई बुक पढ़िए। आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जो कि बच्चे ले आते हैं एक बार तो चाव में, जोश में कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करेंगे, फिर 2-3 महीने तक, 2-3 महीने गलत बोल गई मैं, 4-5 दिन तक उनमें काफ़ी जोश रहता है, ये भी पढ़ डालेंगे, वो भी पढ़ डालेंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। इस चक्कर में वो एग्ज़ाम मतलब जब वहाँ पे जाते हैं मार्केट में, तो जो भी उनको बुक दिखती है बुक डिपो पे, वो उसी को उठा के ले आते हैं। चलो मैं तो ये भी सोल्व कर लूँगा, ये भी सोल्व कर लूँगी, ये भी पढ़ लूँगी, ये भी पढ़ लूँगी। इतना नहीं पढ़ पाओगे आप। उतना लेके आओ मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत है। बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको बुक डिपो पे, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, हर कोचिंग के नोट्स मिलेंगे। अब इतना कितना पढ़ेंगे आप लोग? तो इससे अच्छा है आपके पास एनसीईआरटी है, बिल्कुल अप्रूव्ड है ना। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और जो टीचर मतलब आपको लगता है पहले से आप जिनसे पढ़ रहे हो, जिनका आपको पता है कि ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, और ये टीचर जो है हमें बिल्कुल मिसगाइड नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोगों को डेली कम से कम भी 10 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नीट का क्रैक करना है एग्ज़ाम,
तो आपको 10 घंटे तो आप मान के चलिए, मेरे को 10 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे स्टडी को, है ना। उसके अलावा आप लोग जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसके आप पढ़ चुके हैं, आप कंसेप्ट आपके बिल्डअप है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की, जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर, है ना। जितने भी मतलब आप जो भी ये बुक्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड बुक आती है, या फिर किसी कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो उसके जो पैकेज आते हैं वो, या फिर और लगा लो आप जो एनटीए डालता है कुछ क्वेश्चंस, एनटीए का जो ऐप है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप उनको सोल्व करो आपको, और फिर अपना रिजल्ट को खुद एनालिसिस करके चेक करो कि मेरा कितना स्कोर मेरा आगे जा रहा है और कितना मैं डाउन जा रहा हूँ, कितने मेरे नेगेटिव हो रहे हैं। इन सबको अगर आप नोट करके अच्छे से अपना एनालिसिस करके आप खुद पता कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है और मेरा सिलेक्शन कितने, मेरे को सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतने नंबर में ला पाऊँगा या नहीं ला पाऊँगा। तो ये सब आप पे डिपेंड है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत बार बताया मैंने आपको, अपनी स्टडी को बिल्कुल, एक तो हर तरह से मतलब आपको घूमना नहीं है इधर उधर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको, बहुत सारे टीचर मिलेंगे, बहुत सारे गुरु मिलेंगे, है ना। गली गली में गुरु बैठे आपको पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को मिसगाइड नहीं होना है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जिसको आप अच्छे से जानते हो, आपको समझ में आता है इस टीचर का कि हाँ ये टीचर मैंने पढ़ के देखा था इसका और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरे को बिल्कुल मिसगाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी मेरे को पढ़ाएंगे, उसी टीचर को आपको फॉलो करना है। हर टीचर को आप फॉलो करेंगे तो उस फॉलो के चक्कर में, आप टीचर को चेक करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के लगा लेंगे वाट। तो आपको क्या, बस बिल्कुल अभी अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मई चल रहा है, मई एंड हो गया, जून जुलाई और 1 अगस्त को हमारे एग्ज़ाम है, सिर्फ 2 महीने हैं। जम के मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है अगर आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन के साथ अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, है ना। लास्ट मोमेंट पे बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे तो मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, डीटीएस मेरे तो अच्छा नहीं जा रहा, मेरा तो ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो वो अच्छा नहीं हो रहा। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कि इस वजह से फिर उनका बहुत अच्छे होते हैं स्टडी में, ब्रिलियंट होते हैं, ब्राइट होते हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो, मतलब डर बैठ जाता है उनके दिमाग में एक तरह से कि मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके अपने स्टडी को फोकस करना है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। एग्ज़ाम फोबिया को अपने को थोड़ा थोड़ा उसको, अगर हमारी तैयारी अगर बढ़िया है ना, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हमारे कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं और हम अच्छे टीचर की गाइडेंस में है और हमें अच्छा गाइड मिला हुआ है, हमारा मेंटर जो है वो काफ़ी हमारे ऊपर पूरा ध्यान देता है और हमें अच्छे से फोकस करके पढ़ने के लिए जो हमें पढ़ना है वो बताता है और जो नहीं पढ़ना वो हमारे लिए अलग करके हमें देता है कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। तो इस बात को आप बिल्कुल नोट करके चलिए, हर किसी को फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल अपनी स्टडी को फोकस करना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे वीडियो की बात है, मैं आपको ये नहीं कहती अब मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ और आप लोग मेरे वीडियो अटेंड कीजिए, बाकी वीडियो तो सबके ख़राब है, ऐसा मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जहाँ आपको अच्छा लगे ना, जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आए, आप सिर्फ उसी टीचर को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है बायोलॉजी के लिए 7-8 टीचर से पढ़ रहे हो, एक ही टॉपिक को, कोई भी मानो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, मुझसे पढ़ लिया, थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आ गया अच्छे से, मान लो नहीं आया, आपने मुझसे पढ़ा समझ में नहीं आया, तो आपने किसी दूसरे टीचर से पढ़ा, उसका आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम आप मेरे को फॉलो मत करो ना, मेरा वीडियो देखो ही मत, जहाँ से समझ में आ रहा है वहीं से पढ़ो ना। आप अगली बार फिर से मेरा वीडियो देखोगे थोड़ा सा, फिर आपके कंसेप्ट डगमगा जाएंगे, फिर आप वापस कहीं और जाओगे। इससे अच्छा है आपको जिसका अच्छे से समझ में आता है ना, जिस टीचर, देखो सबका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, सभी अपने तरीके से, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, सभी अपने तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ना टीचर को बुरा लगता है और ना आपको कुछ फील होना चाहिए इस बारे में कि वो टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाता, वो तो ऐसे ही है, उसको तो कुछ नहीं आता। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई को फोकस करो, सिर्फ अपना ध्यान रखो कि मुझे कौन से टीचर का समझ में आ रहा है, मुझे कौन से टीचर से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि ये हमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ाते तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको, लेकिन उनका मटेरियल जो है वो काफ़ी आपके आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए
सिर्फ उसी को फॉलो करें जो आपको सिलेबस को फॉलो करता है, जो आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ठीक है। और प्लस में आपको उनका समझ में आता है पढ़ाया हुआ, उसी टीचर को फॉलो करें, तभी आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन पाएगी, ठीक है। तो अपना टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन, जिसके अंदर मैंने हाइपोथैलेमस करा दिया था, पिट्यूटरी करवा दिया था, उसके बाद मैंने थायराइड ग्लैंड करा दी थी, पैराथायराइड करा दी थी। आज हम अपने कौन से ग्लैंड करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे आज अब, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अपने आज का टॉपिक है, मैं ही नहीं दिखती आपको बोर्ड में, है ना, वीडियो में, सॉरी। एड्रिनल ग्लैंड, ओफो मैंने लिख दिया, आपको दिख रहा नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा। अब दिख रहा है क्या? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का मतलब एक तरह से नाम से समझ में आ जाएगा आपको। एड्रिनल, रीनल का मतलब होता है, जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था रीनल मतलब होता है किडनी, है ना। एड का मतलब होता है ऊपर, किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। बात समझ में आई? ये कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है। किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने पीछे की साइड में, है ना, जो अपना लोअर पार्ट में किडनी प्रेजेंट होती है। देखो किडनी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अपनी जो रिब्स पढ़ी थी ना अपन ने, ये अपना स्टर्नम था ऐसे, मुझे पता है मैं डायग्राम बिल्कुल अच्छे नहीं बनाती, है ना। इधर से ऐसे रिब्स आ रही थी अपनी, बहुत सारी ऐसे आ रही थी ना, ये अपना स्टर्नम था, ये रिब्स थी, कुछ रिब्स पीछे से आ रही थी और यही रुक रही थी ऐसे ही, फ्लोटिंग रिब्स जिनको बोलते थे। 2 पेयर, 11th और 12th पेयर जो कैसी थी, फ्लोटिंग रिब्स थी, वो यही रुक रही थी। किडनी यहाँ होती है, और जो फ्लोटिंग रिब्स जो है ना, ये किडनी का प्रोटेक्शन करती है। किडनी होती है पीछे, आगे किडनी नहीं होती, पीछे किडनी होती है, और ये क्या करती हैं, ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 मिनट, इसको हटा दूं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऐसे जैसे राजा के सर पे मुकुट होता है ना, ऐसे, ये लो पिरामिड शेप की ऐसी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब इससे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना, ये क्या काम करती है, ये सारे हम अभी देखेंगे। कुछ फंक्शन इसके मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको कराया था, एल्डोस्टेरोन, एडीएच वगैरह सारे कराए थे मैंने आपको। आज हम इसको एड्रिनल ग्लैंड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलें, इसको हटा दो क्या। अब देखो एक बात नोट करना आप, ये जो ग्लैंड है इसको बड़ा बना ले, क्या ऐसी है ना, कुछ ऐसी है, ऐसी नहीं है। 1 मिनट रुको, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, बाहर वाला पार्ट है वो कोर्टेक्स पार्ट है ना, इतना तो पता है ना आप सबको। ये बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताती हूँ जिनको आप, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं लिखवाती हूँ एक बार आप उनको रफ नोटबुक में लिख लिया करो उसको, ताकि आप लोगों को बाद में उसको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद में जब क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ के अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स, अपने को ये नहीं है काफ़ी डिजाइन लगा के नोट्स बना रहे सुंदर सुंदर, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो कि आपके जो एनसीईआरटी का जो है आपके पास नोट्स होने चाहिए, जो मैं आपको कराती हूँ वीडियो के अंदर,
आप उनको नोट करके अपनी लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो आप अच्छे से, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये वाला कौन सा पार्ट है, ये कॉर्टेक्स पार्ट है। ठीक है, और ये अंदर वाला पार्ट है, ये मेडुला पार्ट। अब एक बात आप याद रखना, इसके अंदर कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है ना उसकी 4 लेयर होती हैं। इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे अगर अपन डिवाइड करें तो 4 लेयर इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उन 4 लेयर के नाम में यहाँ लिख दूँ क्या, दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा, यहाँ से दिख रहा है आपको, इसको हटाना ही पड़ेगा। 4 लेयर के नाम मैं आपको लिख देती हूँ। जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर इसकी होती है जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, और थर्ड होती है, 3 होती है, सॉरी 4 बोल दिया मैंने, 3 लेयर होती है, 3। थर्ड होती है जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा और चौथी होती है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देखो ये बीच वाला पार्ट है, ये तो मेडुला हो गया सबसे बाहर। ये फेसिकुलेटा जो होती है ना, ये सबसे थिकेस्ट होती है, थिकेस्ट। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आप याद रखना, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। ठीक है, एक ये हो गई, कौन सी हो गई है? सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद ये सेकंड वाली हो गई, कौन सी? जोना फेसिकुलेटा। और ये थर्ड हो गई, कौन सी? जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलें। अब देखो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, इससे हार्मोन रिलीज होते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, और ये जोना फेसिकुलेटा है, जो इसके अंदर होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन कौन से हैं अभी क्लियर कराने वाली हूँ। अभी थर्ड का और देख लो, जोना रेटिकुलरिस जो है उससे हार्मोन रिलीज होते हैं एंड्रोजन। जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज होता है ना, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, उनको बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, ये एंड्रोजन क्या सिर्फ मेल में रिलीज होता है? ऐसा नहीं है, एंड्रोजन मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होते हैं। ठीक है, दोनों में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, लेकिन फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन इतना कम रिलीज होता है कि जिसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है बॉडी पे ज़्यादा। ठीक है, कई बार ये ज़्यादा हो जाता है, और डीजे बताऊंगी मैं आपको, पीसीओडी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लड़की के अंदर भी दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज़ भारी हो जाती है ना, ऐसे मर्दाना लक्षण आने लगते हैं लड़की के अंदर भी। वो किसकी वजह से आते हैं? वो एंड्रोजन जो है लड़की के अंदर ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आगे चले। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड देखें आप कौन सा होता है ना? आपको मैंने बताया था, जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम कराया था, तब मैंने आपको एक हार्मोन पढ़ाया था एल्डोस्टेरोन। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स लिख दूं क्या यहाँ? जिसको कौन रिलीज कराती है? दिख नहीं रहा क्या आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जिसके अंदर इसके अंदर हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो कौन रिलीज कराती है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज कराती है,
जिसके अंदर हार्मोन आता है अपना कौन सा, एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन आता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और एक हार्मोन आता है एडीएच, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों सेम फंक्शन करते हैं, ठीक है। क्या करता है एल्डोस्टेरोन, जैसे देखो ये अपना बोमन कैप्सूल है, यहाँ से फिल्ट्रेशन आता है, ऐसे ब्लड कैपिलरी जैसे जाती है, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन के यहाँ पहुँचता है, ये पीसीटी में जाता है, हेनले लूप में जाता है, एटलीस्ट लास्ट में कहाँ जाता है, डीसीटी में जाता है, सॉरी डीटीसी बोल रही हूँ, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में जो पहुँच जाता है उस फ्लूइड को यूरिन बोलते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद तो शूशु बन जाता है, लेकिन इससे पहले जो होता है उसको यहाँ से जो रिलीज होता है, जो ब्लड कैपिलरी से छन के यहाँ आया है, इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसका नाम क्या होता है, फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट चल रहा है। यहाँ पे पीसीटी के अंदर क्या होता है, जो भी यहाँ पे बहुत सारे जो बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, वो वाले कुछ जैसे सोडियम है, कुछ ग्लूकोज है, ये छन के यहाँ पहुँच जाते हैं। इन सबको बॉडी वापस से क्या कर लेती है, पीसीटी वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती है ना। फिर ये हेनले लूप के अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ भी मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे कुछ आयंस भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये वाला जो पार्ट है डीसीटी, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का होता है सबसे ज्यादा, और वो कैसा होता है, कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी पूरी हो रखी है, वाटर की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये वाटर कम रीअब्जॉर्ब होगा। अगर यहाँ पे वाटर का बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, हम कहीं मान लो कहीं एल्डोस्टेरोन कब काम करेगा, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है, कहाँ से, मिनरल कोर्टिकोजोना ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा यहाँ, ये इस पे एक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करके यहाँ से जो वाटर जो है उसको वापस से क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ये कंडीशन कब आती है, जब हम कहीं डेजर्ट में होते हैं ना, रेगिस्तान में होते हैं, जहाँ पे बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइप पे शूशु बहुत कम बनता है बॉडी के अंदर, है ना। जो पानी बनता है, जो पानी होता है, उस सारे वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। सारे वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और यहाँ पे जो यूरिन जो है, यूरिन पास आउट बहुत कम होता है जब हम कहाँ, डेजर्ट में होते हैं, जहाँ पे ब्लड के अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर भी वाटर की कमी होती है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कहाँ काम करता है, डीसीटी पे काम करता है, और किसका, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। बात समझ गए, आगे चलें। अगला है कोर्टिसोल। ये तो कहां से रिलीज हो रहा है, जोना ग्लोमेरुलोसा से। अगला है फेसिकुलेटा से क्या रिलीज होता है, दूसरी लेयर कौन सी थी, फेसिकुलेटा थी ना, वहां से रिलीज होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल यहां से क्या रिलीज होता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को कौन रिलीज करता है, जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है, जोना रेटिकुलरिस कॉर्टेक्स का भाग है। इतनी बात तो समझते हो ना आप लोग बिना बताए, है ना। बहुत बार बोल चुकी हूँ, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, जैसा मैं लिखती हूँ एक बार वैसे ही लिख लिया करो, फिर अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके आपको शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। अब देखो कोर्टिसोल के अंदर क्या होता है, कोर्टिसोल जो है ना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा देता है। दिख रहा है क्या, ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है तो कैसे बढ़ाएगा कोर्टिसोल, क्या करता है भाई, जब भी हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है बॉडी के अंदर, हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ये क्या बना रही हूं मैं, मुझे नहीं पता क्या बन गया, मैं लीवर बना रही हूँ, ये लीवर है ये, ठीक है। कहाँ पहुंच जाते हैं हम, ग्लूकोज की बॉडी के अंदर जब भी जरूरत होती है तो कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस करेगा और ग्लूकोज बना लेगा, और ग्लूकोज को कहाँ, ब्लड कैपिलरी के अंदर, यहाँ पे क्या बना लेगा, ग्लूकोज,
ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, लिपिड को तोड़ देता है, लिपिड से क्या बना देगा, लिपोलाइसिस करेगा इसका, लिपोलाइसिस बोलते हैं ना, लिपिड से ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है, तो ये ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, देखो थायराइड हार्मोन भी क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, लेकिन वो किसके लिए बनाता है, ग्रोथ के लिए बनाता है। यहाँ पे किसके लिए बनाया जा रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए, ग्रोथ नहीं हो रही है कोई भी, ग्रोथ के लिए बढ़ाता है, तब प्रोटीन को तोड़ते नहीं है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। थायराइड हार्मोन प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसको ग्रोथ करानी होती है। यहाँ पे ये प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन कर देता है, प्रोटियोलाइसिस कर देगा, प्रोटियोलाइसिस कर देगा और ग्लूकोज बना देगा, है ना। लिपिड और प्रोटीन से जब ग्लूकोज बन रहा है तो इस प्रोसेस का स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारी टर्म्स मैंने आपको, इन टर्म्स को आपको याद रखना है, इनको एक नोटबुक के अंदर कहीं अलग से लिख लो, ताकि जब आप ये सब पढ़ो तो ये आपको सारी एक जगह मिल जाए, ताकि आपके दिमाग में इसके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। अगर हम यहाँ से कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने के बाद दूसरी जगह जाके पढ़ेंगे तो फिर पीछे वाला माइंड में आए तो आए, नहीं है तो नहीं आए। जब सारा एक साथ मिल जाए तो हमारे माइंड में कंसेप्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, ये सारे एक जगह पे लिख लेना है। मैं आपको क्या बता रही थी, लिपिड का और प्रोटीन का जब जैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, सॉरी, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जब प्रोटीन मतलब जो अकार्बनिक एक तरह से, जिसके अंदर कार्बन नहीं है, जहाँ से ग्लूकोज नहीं बन सकता, ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल, भाई ग्लूकोज के अंदर कार्बन होता है, जब अकार्बनिक यौगिक से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, जैसे प्रोटीन से और ये क्या था अपना लिपिड से, इससे ग्लूकोज बनाएंगे तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बीच में कौन सा वर्ड आता है, नियो, नियो मतलब न्यू, है ना, तो किसी न्यू चीज से ग्लूकोज बना देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। ठीक है, वो तो हम स्टोर करके रखता है ये लीवर। बात क्लियर हुई, समझे क्या? आगे चलो, अब देखो कोर्टिसोल जो है प्रोटीन को भी क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और जो एमाइनो एसिड होते हैं ना, एमाइनो एसिड जो कि सेल के अंदर जाते हैं, है ना, एमाइनो एसिड सेल के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, ये इनको भी ब्रेक डाउन कर देता है। यहां से भी ये क्या निकाल लेता है, ग्लूकोज निकाल लेता है कोर्टिसोल। बात समझ रहे हो? अब इसके एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप याद रखना, ये क्या करता है, कोर्टिसोल जो है एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन, इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है। इसकी वजह से, कोर्टिसोल की वजह से इन्फ्लामेशन नहीं होती है बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेशन को रोकता है। अच्छी बात है, इन्फ्लामेशन को रोकता है ना। तो ये इन्फ्लामेशन को क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, कैसे रोकता है इन्फ्लामेशन को कोर्टिसोल? भाई कोई भी जगह है जहाँ पे किसी वजह से हमारी सूजन आ जाती है, तो सूजन किसकी वजह से आती है, लिम्फोसाइट जो WBC है, लिम्फोसाइट होती है WBC फंक्शन कर, WBC की वजह से इन्फ्लामेशन आती है, ताकि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक तरह से, इन्फ्लामेशन जो है वो अपने इम्यून सिस्टम के लिए क्या है, काफ़ी पावरफुल है ना, अच्छी बात है। कोर्टिसोल क्या करता है, इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये इन्फ्लामेशन को रोक रहा है, इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए इसको WBC को मारना पड़ेगा, तो अपनी ही WBC पे क्या करता है, ये अटैक करता है। तो एक तरह से ये अच्छा भी नहीं है। ठीक है, इतने बात समझ गई। इसका हम यूज कब करते हैं, जब किसी बंदे को, देखो एक डिजीज दिया था मैंने आपको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जब जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है ना, जॉइंट्स के अंदर, जो अपने जॉइंट हैं, बोन्स वाले जॉइंट्स जो हैं, उनके अंदर, जोड़ों के अंदर, जोड़े बोलते हैं उनको, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है तो हम कोर्टिसोल का यूज करते हैं। लेकिन कोर्टिसोल जो है इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ये बात याद रखना आप। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? क्या करता है ये, ल्यूकोसाइट ही तो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहा लिखो, ल्यूकोसाइट फंक्शन को
को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। सप्रेस, सप्रेस मतलब दबा देता है। कोर्टिसोल समझ में आया क्या, समझे क्या, आगे चलें। और एक काम और करता है ये बॉडी के अंदर लिख लेना आप कहीं पे, बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, कोर्टिसोल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलें। लास्ट लेयर बची थी अपनी कौन सी, जोना। जेड तो दिख ही नहीं रहा मेरा आपको, यहां देखो, यहां दिख रहा है क्या, जोना रेटिकुलरिस। ये क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन, है ना। एंड्रोजन मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको। ठीक है, फीमेल के अंदर भी कुछ भी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, और मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कई बार क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एंड्रोजन जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर बढ़ जाता है। फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कों वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं लड़कियों के अंदर। ठीक है, तो क्यों आते हैं, क्योंकि पूरे टेस्टोस्टेरोन को ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको ये डिटेल से मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो भी हैं वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। एक बार आपको समझ में आ गया इतना, आगे चलें। अब देखो, अब अपना कॉर्टेक्स पार्ट खत्म हो गया, मेडुला देखें। मेडुला अंदर वाला पार्ट, मेडुला दिख रहा है क्या आप लोगों को, मेरा पेन कम चल रहा है आज। एक बात और याद रखना आप उसके अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डैमेज्ड then cause a disease. This disease is called Addison's disease. Addison's disease. ठीक है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए किसी वजह से, एड्रिनल कॉर्टेक्स किसी वजह से डैमेज हो जाए तो कौन सा डिजीज हो जाता है, एडिसन्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा क्या फील होती है, फटीगनेस फील होती है। बंदा जो है वो खुद को थका हुआ फील करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, डेथ ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, मेडुला से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रीनलिन। काफी फेमस हार्मोन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और इस हार्मोन में सभी बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, है ना। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि देखो जब कई बार बहुत सा ऐसी कंडीशन, हम कहीं जा रहे हैं, रिलैक्स आराम से चल रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो भी नॉर्मल है, ब्रीदिंग रेट भी नॉर्मल है, डाइजेशन सिस्टम का जो फंक्शन हो रहा है वो भी नॉर्मल चल रहा है, एक्सक्रेशन भी अपना फंक्शन, मतलब पूरी अपनी फिजियोलॉजी जो है वो पूरी मेंटेन तरीके से, प्रॉपर तरीके से चल रही है। हम आराम से मान लो कहीं बैठे हैं एक जगह पे, अचानक से कहीं से सांड भागता हुआ आए, मान लो आप बैठे और आपने देखा कि भी इधर से सांड भागता हुआ आ रहा है, तो क्या होगा, अचानक से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, है ना। और इससे आप याद भी रखना एक बात, जब डर की कंडीशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, उस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसका फंक्शन कम हो जाता है, एक्सक्रेशन का फंक्शन कम हो जाता है, फिजियोलॉजी के सारे फंक्शन कम हो जाते हैं, हार्ट बीट और अपनी ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी वजह है क्योंकि जब ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी जो है वो कैसी, बिल्कुल ब्रेन जो है कंडीशन डर की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर ब्लड की
पूरी तरह से ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को जो है काफ़ी फास्टली पंप करना पड़ता है ना। तो हार्ट काफ़ी फास्ट पंप करते हैं जिसकी वजह से अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। तो जब पंप फास्ट तरीके से कर रहा है तो ऑक्सीजन की भी जरूरत ज़्यादा होगी, तो हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है, हम तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये कौन सा हार्मोन है? फ्लाइट और फाइट हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। ठीक है, देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जब मैंने आपको कराया था नर्वस सिस्टम के अंदर, तब वहां पे भी आया था एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। एक बात याद रखना, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन दोनों के फंक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों के फंक्शन एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन दोनों के सेम फंक्शन है। जैसे ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, ये सारे फंक्शन कौन करता है? एड्रेनलिन करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कुछ बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको कल करा दूंगी, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। कुछ अगर बच गया होगा थोड़ा बहुत मैं फिर से देख लूंगी और मैं आपको ये दोबारा करा दूंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना जरूर आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और मैं तो यही कहूँगी आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। थैंक यू सो मच। के बाद अपने को अपना एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और गलत वाले क्वेश्चन है वो किस वजह से गलत हुए हैं। या तो मेरा कंसेप्ट वीक था या फिर मैं एग्जाम टाइम में फोकस नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मेरे गलत हो गए। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल नोट करनी है। मैं आपको कोई ऐसा जादू वाला नहीं बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे ये करोगे तो आप लोग 700 प्लस नंबर लेके आओगे, 600 प्लस नंबर लेके आओगे, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं आपको सिर्फ साइंटिफिक बातें बता रही हूँ जो आपको एक तरह से मतलब हर बच्चे के पास हो, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे आप सभी लोग घर पे हो, है ना। तो किसी भी कोई टीचर की गाइडेंस वगैरह आपको अच्छे से नहीं मिल पा रही है, आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो आप अपने ही हिसाब से कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा अपने को सिस्टमेटिक होकर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा नीट के अंदर हम बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? ह्यूमन फिजियो करना है, फिर रिप्रोडक्शन करना है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। ये ऐसे टॉपिक हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको बिल्कुल भी यहाँ से तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि ये वाले कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी लेंदी हैं, बहुत बड़े हैं। जैसे एनिमल किंगडम ले लो आप, 11th का टॉपिक एनिमल किंगडम, उससे बहुत बड़ा है और उसमें याद करने का बहुत ज़्यादा है ना। कितने सारे फाइलम है, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थी, सिलेंट्रेटा, फलाना, ये वो, लिम्का डिम्का, बहुत सारे टॉपिक हैं और आपको बहुत ज़्यादा उसमें याद भी करना पड़ता है। उसमें याद करने का मैटर बहुत ज़्यादा है। वहाँ से आप लोग देखना नीट के अंदर वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि नीट जो है वो फैक्ट नहीं पूछता, वो अपने को कंसेप्ट पूछता है। बात समझ लो, 1 मिनट रुको। ओके, हमें क्या पूछता है? कंसेप्ट पूछता है। हमें बिल्कुल भी हमें फैक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, समझ रहे हो बात को। एनिमल किंगडम है और एक प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी भी काफ़ी बड़ा है, बच्चों को बहुत डर लगता है प्लांट फिजियोलॉजी से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमें याद करना पड़ता है। बहुत जैसे रामायण महाभारत ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि इसमें तो बहुत महाभारत है, ये तो याद ही नहीं होता, रामायण लिखी है इसमें, तो ऐसा माहौल होता है। तो उसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको उसको एक बार रीडिंग लगाना है, पढ़ना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बात समझ रहे हो? हमें फोकस करना है इन टॉपिक्स पे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक, मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक, अगला टॉपिक है अपना इकोलॉजी, है ना, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी। अगला टॉपिक फिर अपने को यहाँ पे तैयार करना है अपना सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी करना है, ठीक।